बैक टू दी सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू येट अनदर लेक्चर रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लेकर आए हैं ईयू, इंडिया एंड ईयू के रिलेशनशिप्स। मीन्स यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, या फिर ये जो यूरोपियन यूनियन है ये क्या है। एक समअप करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो यूरोपियन यूनियन है, दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। ये कई सारे ऐसे इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जिनका बेस ये तैयार करता है। लाइक आसियान बना है, वो भी एक रीजनल इंटीग्रेशन है। उसको बनाने के पीछे मोटिवेशन जो था वो ईयू ही था। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि रीजनल इंटीग्रेशन तो नेटो भी है, तो आसियान के को बनाने के पीछे ईयू को क्यों मोटिवेशन रखा गया, नेटो को क्यों नहीं रखा गया। ये जो नेटो है, दिस इज़ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, राइट, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और जो ये ईयू है, इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो भी 27 मेंबर्स हैं उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट देता है ये जो यूरोपियन यूनियन है। आज हम इसके बारे में, इसका जो भी पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। एंड इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ मूव करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो प्लीज़ कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि जो भी नए अपडेट्स हो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। नेक्स्ट हम वीडियो में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट इन यूरोप। देखिए क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जितने भी लीडर्स थे यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के, तो उनको क्या समझ में आया कि हमको कोई एक ऐसा रीजनल इंटीग्रेशन टाइप का कुछ बना लेना चाहिए, ताकि बार बार ये जो वर्ल्ड वॉर्स हो रहे हैं, हमारे बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। देखिए कोई भी रीजन है, कोई भी कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर ये चीज़ बहुत करी जाती है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स बढ़ गए हैं कंट्रीज़ के बीच में, तो उनके अब कर लेते हैं इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाएंगे, इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे एक दूसरे पर। इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से पहले सोचेंगे कि हाँ, इसके साथ अगर हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं तो हमारे इकोनॉमी पे अफेक्ट होगा, या फिर ट्रेड पर अफेक्ट होगा, दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों पे अफेक्ट होगा। यहाँ पर भी स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट को, उसके यूरोप के स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा इन्होंने। फिर मिक्स ऑफ नेशनल, इंटरनेशनल, सुप्रा नेशनल प्रिंसिपल्स, इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो नेशनल लेवल पर भी हैं, इंटरनेशनली भी ये कोरिलेट करता है नेशन से, सुप्रा नेशनल भी हैं। वो कैसे हैं वो आगे के वीडियोज़ में आप देखते हुए चलेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ मेन ऑब्जेक्टिव, डेमोक्रेसी एंड एचआर इसका मोटिव था, समझ लीजिए, बनाने का, कि जो भी लाइक यूरोप है तो वहाँ पर सारी कंट्रीज़ तो डेवलप नहीं है, कुछ हैं जो डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ अंडर डेवलप्ड है। तो इन सब के जो वर्ड्स हैं उनको मैटर रखने के लिए, इन सबको बोलने का एक मौका देने के लिए एक ऐसा, समझ लीजिए, एक ऐसा स्टेज बनाया गया जहाँ पर सब अपनी बातें रख सकते हों, सब अपने जो भी उनका सोच हो वो बता सकते हों, एक ऐसा स्टेज बनाया गया। इट हैज़ 27 मेंबर्स, यहाँ पर 27 मेंबर्स है। ऐसा नहीं है कि जितने भी यूरोप के देश हैं वो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन में हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ओनली 27 कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप में हैं। अभी ये इसका फॉर्मेशन कौन करते हैं, किसके द्वारा होता है, ये हम देख लेते हैं। ब्रेन चाइल्ड ऑफ रॉबर्ट स्कमन एंड टीन मॉनिट, ये दोनों कौन है, ये जो रॉबर्ट स्कमन है, ये फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पर, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर। और ये टीन मॉनिट, ये फ्रेंच स्टेट्समैन थे। इन दोनों ने क्या सोचा कि हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपने यूरोप में जो लीडर्स हैं, मेन लीडर्स जो हैं, उनको बताना चाहिए। एक ये आइडिया जो है इसको लोगों के दिमाग में डालना चाहिए कि ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी वजह से हमारे बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो एंड हो सके। एंड फिर इसके पीछे जो मोटिवेशन था वो एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन ये भी था कि रसिया जो था उस टाइम पर काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा था, एंड रसिया का एक्सपेंसन मीन्स कम्युनिज्म का एक्सपेंसन। और यूरोपियन यूनियन, ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इन क्या चाहते थे कि हम जितना ज़्यादा कम्युनिज्म से दूर हैं उतना बेटर है हमारे लिए, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करा करते थे। एंड ईयू के पीछे जो बिगेस्ट पुश फैक्टर है दैट इज़ यूएसए। नेटो जो है, नेटो इसके पीछे बहुत ही बड़ा पुश फैक्टर है ईयू को आगे बढ़ाने के लिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कोई ना कोई चीज़ होती है, उस फैक्टर होता है, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो भी कंट्रीज़ ईयू में है वो नेटो में नहीं है, काफ़ी सारी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो दोनों में सिमिलर हैं, दोनों में हैं, नेटो में भी हैं एंड ईयू में भी हैं। ना ये वो कंट्रीज़ हैं जो ईयू में हैं, ईयू के मेंबर स्टेट्स हैं।
एक बार आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाएँ कि लाइक वो दे देते हैं क्वेश्चंस कि इनमें से ऑड वन आउट करो जो कि यूरोपियन यूनियन से बिलोंग नहीं करते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ईयू के ऑर्गेनाइजेशंस पे, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ईयू का, उस पर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन ईयू के अंडर में वो है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल क्या है, एक समिट लेवल बॉडी होती है, हेड ऑफ स्टेट लेवल। लाइक यहाँ पर समिट्स हुआ करते हैं, एक ही ईयर में कई सारे समिट्स होते हैं इनके, ईयू के एक ही जैसे हम बोल सकते हैं एक ही ईयर में कई सारे समिट्स होते हैं। वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जाते हैं। हेड ऑफ स्टेट मीन्स जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ स्टेट है ना, तो वैसे ही हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं यहाँ पर। हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी, इसे ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी है। यहाँ पर जो हाई रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑफ फॉर फॉरेन अफेयर्स या फिर सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर जो भी हायर बॉडी होती है, हाई लेवल ऑफ बॉडी होती है, वो आती है और उन सब एक साथ मिलकर बातें करते हैं। उनको जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है वो रखते हैं। नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ ईयू। काउंसिल ऑफ ईयू क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स ऑफ ईयूज मेंबर स्टेट्स। जो भी ईयू मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स वगैरह है या फिर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक टाइप सा बाई कैमरल जो ईयू लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल है, इट मीन्स पार्लियामेंट भी है यहाँ पर और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव दोनों है। सो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यहाँ पर मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, वो अपनी मीटिंग्स जो भी उनको करनी होती है वो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन इज रिप्रेजेंट्स ईयू, जो ईयू है मेनली उसको रिप्रेजेंट करता है यूरोपियन कमीशन। और यहाँ पर क्या होता है कि जो लेजिस्लेशन में जो भी डिसीजंस होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन या फिर अपहोल्डिंग किस तरीके से करनी है डे टू डे बिजनेस में, वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। आफ्टर दैट आता है यूरोपियन पार्लियामेंट, जहाँ पर इनके कानून बनाए जाते हैं। ईयू जो है उसके जो कानून बनाए जाते हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। एंड ये जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं वो ईयू के सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं, सच एज लाइक काउंसिल्स जैसे होते हैं, सेम एज वैसे ही होते हैं और ये लेजिस्लेटिव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं ईयू में। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन माइलस्टोन्स इन ईयू। माइलस्टोन्स क्या होता है बेसिकली, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं ईयू में, मीन्स उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है या फिर जो भी आज स्टेज पर ईयू है जहाँ पर वो डेवलप होकर इवॉल्व होकर पहुँचा हुआ है वो कैसे पहुँचा वहाँ तक। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो ईयू के लीडर्स थे वो सोच रहे थे कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें किस तरीके से रिसॉल्व करा जाए, जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि हमें कोई ऐसा इंटरडिपेंडेंट टाइप का इंटीग्रेशन बना लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए, सो दैट कि हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहेंगे तो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे वो रिसॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्या होता है कि 1951 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ मिलके 6 कंट्रीज़ थी, लाइक बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स। ये 6 कंट्रीज़ मिलकर क्या करते हैं कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना लेते हैं इन 1952। ट्रीटी होती है, उसके बाद वो आके 1952 में एक बनाते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना लेते हैं। कोल एंड स्टील क्यों, क्योंकि जो यूरोप है वो कोल एंड स्टील में काफ़ी रिच जगह है, दैट्स वाई उन्होंने कोल एंड स्टील रखा। आफ्टर दैट क्या होता है कि एक होती है ट्रीटी ऑफ रोम। ये ट्रीटी ऑफ रोम में क्या होता है कि ये जो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी थी ये चेंज हो जाती है इन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एक फॉर्म करी जाती है। यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होता है कि अब क्या इन लोग सोच रहे हैं कि इकोनॉमिकली हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहें। यहाँ भी फाउंडिंग मेंबर्स वही 6 कंट्रीज़ होती हैं जो पिछले वाले में थी। आफ्टर दैट इन 1973 क्या होता है, इसका एक्सपेंसन स्टार्ट हो जाता है। क्यों एक्सपेंसन क्यों स्टार्ट हो जाता है, 6 कंट्रीज़ थी, इतना अच्छा चल रहा था, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था। एक्सपेंसन इसलिए होता है कि इन जो ईयू कंट्रीज़ थे ये क्या कर रहे थे कि ये अपना ट्रेड हेजमनी नेटो पर हावी कर रहे थे, मतलब नेटो जो अपने ट्रेड वगैरह कर रहा था उस पर ये अपनी हेजमनी चलाना चाह रहे थे। दैट्स वाई यूएस ब्लॉक जो है उसने अपने कुछ जिसे बोल सकते हैं ये इस बार जो आएंगे ये कंट्रीज़ लाइक ब्रिटेन, डेनमार्क जैसी कंट्रीज़ जो हैं ये यूएस ब्लॉक के कंट्रीज़ हैं, ये हमेशा यूएस के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं दैन की ईयू के। ईयू जो डिसीजंस ले रहा है या फिर अगर मान लीजिए ईयू एंड यूएस के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ईयू एंड नेटो के बीच में, तो ये क्या करते थे, नेटो को सपोर्ट करा करते थे। सो उसने यूएस ब्लॉक में कुछ अपने मेंबर्स भेजे दैट कि तुम जाओ वहाँ पे और ये चीज़ों को हैंडल करो। सो यहाँ पे एक्सपेंसन हो रहा है। जब हम किसी चीज़ का एक्सपेंसन कर लेते हैं, ज़्यादा मेंबर्स बढ़ाने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, हमारे विचार जो हैं वो एक दूसरे में टकराने लगते हैं और उस पर जो हमारी डीपनिंग हो रही होती है, जो हमारी इवोल्यूशन हो रही होती है अच्छी खासी, वो चीज़ें ग्रोथ डेवलपमेंट थोड़ी सी हमारी डार्ड हो जाती है, वहाँ पर रुक सी जाती है, थोड़ी सी रुक सी नहीं जाती, हम कह सकते हैं कि धीमी हो जाती है। सो ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद 1981 में सेकेंड एक्सपेंशन होता है जिसमें ग्रीस ज्वाइन कर लेता है।
इसके बाद फिर एक थर्ड एक्सपेंशन होता है 1981 में। मैंने बताया कि एक सेकंड एक्सपेंशन हो रहा है। थर्ड एक्सपेंशन इसका होता है 86 में। 1986 में एक थर्ड एक्सपेंशन होता है जिस टाइम पे स्पेन एंड पोर्टुगल इसको ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि न्यू फॉल्ट लाइंस इमर्ज हो जाती हैं बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। जो नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं और जो साउथ के कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक जिसे बोल सकते हैं फॉल्ट लाइन इमर्ज हो जाती है। जो ये नॉर्थ साउथ कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली वीक हुआ करती थी। उनको क्या नाम दिया गया था? पिग्स नाम दिया गया था, जिसमें जिसमें इंक्लूड करा गया था पोर्तुगाल को, आयरलैंड को, ग्रीक एंड स्पेन को। इन सबको क्या करा गया था? पिग्स में इंक्लूड करा गया था। वैसे ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ट्रीटी के बाद हम पास हम पहुँचते हैं, दैट इज स्केजन एग्रीमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि जो EU है उसको बॉर्डरलेस बना दिया जाता है। लाइक कोई भी एक कंट्री है उसके सिटीजन्स दूसरे सिटीजन में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो वीज़ा वगैरह लगते हैं ना, तो इनके पास क्या हो गया था कि ये विदाउट वीज़ा लाइक स्टेट्स में एक स्टेट से दूसरे स्टेट विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि इनको 4 फ्रीडम्स मिल गए। गुड्स के लिए, सर्विसेज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कैपिटल के लिए, एंड साथ ही साथ पीपल लाइक जो भी इनका ट्रैवल टूरिज्म वगैरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा जब वीज़ा वगैरह नहीं लगेंगे तो। नेक्स्ट ट्रीटी होती है इनकी सी ट्रीटी। सी ट्रीटी में क्या हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री लाइक कॉमन मार्केट। यहाँ पर एक कॉमन मार्केट बना दिया गया इन सब के लिए, एंड इनका जो भी सर्विसेज हैं या फिर गुड्स हैं वो आराम से एक कंट्री से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इनके ट्रैवल कर सकते हैं। फिर 1993 में ये इंपॉर्टेंट है मास्टर्स ट्रीटी, इसको याद रखिएगा, जिसमें एक मॉनेटरी यूनिट बना दिया गया EU को एक नया नाम दे दिया गया, दैट इज़ इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन। यहाँ से इसको एक नया नाम दे दिया गया। एंड यहाँ पर जो 19 कंट्रीज़ थी, 27 आउट ऑफ 27 19 कंट्रीज़ में इतने यूरो को एज देयर करेंसी, एज देयर नेशनल करेंसी अग्री कर लिया। एंड एट प्रेजेंट EU की 22 कंट्रीज़ हैं जो कि यूरो को अपना नेशनल करेंसी मानती हैं। एंड फिर आता है नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉमन करेंसी। अब इन्होंने मान तो लिया कि चलिए हमारा कॉमन करेंसी है एंड हम एक मॉनेटरी यूनिट भी बना लिया हमने, बट एडवांटेजेस क्या हैं हम ये देख लेते हैं। इट मेक बिजनेस कन्वीनियंट, चीप, कम्पिटिटिव एंड चीप भी बनाता है बिटवीन द कंट्रीज़, कन्वीनियंट भी बनाता है। सो इससे क्या हो रहा था, इनको ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही थी। डिनोट्स इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट विद पोटेंशियल दैट यूरो कैन बिकम ए ग्लोबल करेंसी। इससे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ यूरो को एज देयर नेशनल करेंसी घोषित करते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा भी दिन आ सकता है जिस दिन सारी कंट्रीज़ में भी बहुत सारी कंट्रीज़ यूरो को अपना अपना नेशनल करेंसी अग्री कर जाएं। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वीक इकोनॉमीज, लाइक जो वर्ल्ड के वीक इकोनॉमीज़ हैं वो इतने बड़े मार्केट को देखकर, इतने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को देखकर वो क्या सोचते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक कोई कंट्री है, डेनमार्क है, छोटी कंट्री है, बट उसका अगर मान लीजिए जो करेंसी है, वैसे डेनमार्क की करेंसी यूरो नहीं है, मैं आपको बता दूं डेनमार्क की करेंसी यूरो नहीं है, बट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी कंट्री है जिसका जो बहुत ही अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक लेवल जिसका अच्छा नहीं है, फिर भी उसकी करेंसी जो है, उसकी नेशनल करेंसी जो है वो यूरो है। तो क्या करेंगे, कोई मान लीजिए बाहरी स्टेट है, कोई किसी और कंट्री कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हुआ कोई कंट्री है, तो वो क्या सोचेगा, ये तो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, इसका यूरो है इसका जो नेशनल करेंसी, फिर तो ये स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इनको क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आसानी से मिल जाते हैं। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जहाँ पर अच्छाई होगी वहाँ पे बुराई होगी, प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं। सो कंट्रीज़ कैन नॉट डी वैल्यू देयर करेंसी। मान लीजिए आपके यहाँ BOP क्राइसिस हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, फिर भी आप अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए अपनी करेंसी को डी वैल्यू नहीं कर सकते हैं। जिस लाइन पर यूरो चल रहा है, जितना उसका जो भी मूल भाव जिसे बोलते हैं यूरो का चल रहा है, उतना ही चलेगा, आप उसको डी वैल्यू नहीं कर सकते हैं। एवरी कंट्री कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ यूरो जोन। जो ये यूरो जोन है इसके लिए कोपेनहेगन क्राइटेरिया लगती है, कन्वर्जेंट क्राइटेरिया लगती है। सारी कंट्रीज़ जो है वो नहीं आ सकते हैं। अपने जो उनका फिजिकल डेफिसिट होता है या फिर इन्फ्लेशन डेप्ट का जो रेशियो है वो उनको लो रखना पड़ता है। आफ्टर दैट वो यूरो जोन में ज्वाइन कर सकते हैं। यूरोजोन क्राइसिस इज ऑल्सो सीन एज रेगुलेटरी क्राइसिस, लाइक ग्रीस में हुई थी यूरोजोन क्राइसिस, तो यहाँ पर इसको रेगुलेटरी क्राइसिस के तरीके से देखा जा रहा था। सो नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ट्रीट्स टू EU। कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ही बड़े ट्रीट हैं EU के डेवलपमेंट में, वो हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा ट्रीट जिसे हम बोल सकते हैं रसिया है, बिकॉज रसिया एक लाइक कम्युनिस्ट कंट्री है,
हुआ करती थी पहले। सो वहाँ पर क्या, और ये जो ईयू है इन कैपिटलिज्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सो इन इन क्या बोलते थे कि ये एक बियर के तरीके से है, रसिया जो है वो बियर के तरीके से, और जो बियर होता है उसका हक कोई भी किसी को भी पसंद नहीं आता, कोई भी लाइक नहीं करता है। आफ्टर दैट चाइना है, बिकॉज चाइना हर जगह अपना जो हेजेमनी है वो दिखाना चाहता है। सो पॉलिसीज ऑफ लैंड ग्रैबिंग इसकी चल रही हैं, जो BRI की पॉलिसीज चल रही हैं। वो चीज़ें, सो ये चीज़ें ईयू को एक टाइप से थ्रेट दे रही हैं। इवन सॉफ्ट पावर ऑफ चाइना इज इंक्रीजिंग। चाइना बहुत तेज़ी से अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ा रहा है। लाइक जो उसका कल्चरल हेजेमनी है, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो चीज़ों के तरीके से वो बाकी सारी कंट्रीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जा रहा है। दैट्स वाई दिस इज़ आर थ्रेट फॉर ईयू। एंड फिर आता है यूएस। सिंस यूएस इन्वेडेड अफगानिस्तान, जब से यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया है, यूएसएस पॉलिसी आर क्रिएटिंग ह्यूज प्रॉब्लम इन यूरोप। जो इतने सारे मतलब वो जो भी कर रहा है अफगानिस्तान में, उसने जब से इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तब से उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो एंटी यूरोप चल रही हैं। दिस हैज़ बीन बिग डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड यूएसए। जो भी इस इन सारी चीज़ों की वजह से जो ईयू या फिर जो नेटो की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं। आफ्टर दैट रिफ्यूजी क्राइसिस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लगभग हर एक कंटिनेंट में चलती रहती है, हर एक कंट्रीज़ के बीच में चलती रहती है। सिक्योरिटी इशूज़ होते रहते हैं, टेररिज्म बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आएंगे उतना ज़्यादा टेररिज्म बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता जाता है, जिस भी कंट्री में रिफ्यूजी आ रहे हैं उनका भरण पोषण करने का बर्डन बढ़ता रहता है। आफ्टर दैट राइज ऑफ न्यू रियलिस्ट पार्टीज़। यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यू रियलिस्ट पार्टीज राइज करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजीज आर कमिंग टू यूरोप, दैट्स वाई ये जो न्यू रियलिस्ट पार्टीज़ हैं ये एमर्ज करते जा रहे हैं। आफ्टर दैट ईयू, इंडिया एंड ईयू के रिलेशन देख लेते हैं। तो इंडिया एंड ईयू के रिलेशन फ्रॉम द बिगनिंग हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छे तो हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के टाइम पर या फिर कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया ज़्यादातर सपोर्ट में हुआ करता था रसिया की, क्योंकि ये जो ईयू है वो एंटी रशियन कम्युनिटी एक बनाई गई थी, एक एंटी रशियन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो इनको वो इंसान क्यों समझ में आएगा जो कि इनके दुश्मन के साथ जुड़ रहा है। एंड रशिया में कम्युनिज्म फॉलो हो रहा था, वो चीज़ें इंडिया को भी थोड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। हालांकि कम्युनिज्म कभी इंडिया ने प्रमोट नहीं करा, फिर भी इंडिया रसिया को सपोर्ट करता था। दैट्स वाई पहले उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बट ऑफिशियली जिसे हम बोल सकते हैं इंडिया एंड ईयू स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं आपस में। Since 2000, India and EU are having annual summits, और लाइक इंडिया एंड ईयू में 2000 से एनुअल समिट्स हुए जा रहे हैं। वॉर ऑन इराक, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। जो भी इराक में जो भी वॉर्स हो रहे थे वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते थे। 2004 में हुआ था। एंड अग्री टू ज्वाइन एक्शन प्लान इन 2005। यहाँ पर क्या हो रहा था कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो हैं दोनों, बट इन्होंने एग्री किया जॉइंट एक्शन प्लान के लिए इन 2005। इंडिया एंड ईयू का जो रिलेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इंडिया एंड ईयू का जो रिलेशन है उसे हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज़ लवलेस अरेंज मैरिज इसे बोला जा सकता है। बिकॉज यहाँ पर कोई चाहता नहीं है एक दूसरे के साथ मिलना, बट दे हैव टू बी एक दूसरे के साथ बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैटर्स। एंड इंडिया भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है एंड ईयू के जो कंट्रीज़ हैं वो भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट अगर ये नहीं चाहते एक दूसरे के साथ होना, फिर भी इनको होना पड़ेगा, बिकॉज लाइक जो ट्रेंड्स हैं वो चाहते हैं कि ये दोनों साथ आएँ। अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ यूएस चाइना राइवलरी। यूएस चाइना की राइवलरी हो रही है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज़ हैं, और इसका फ़ायदा इन दोनों को उठाना चाहिए। एक नया, जिसे हम बोल सकते हैं, एक नया अप्रोच लेकर आना चाहिए। एंड ईयू का फ्यूचर ब्राइट है, इंडिया का भी फ्यूचर ब्राइट है, तो दोनों को साथ में आना ही चाहिए। इंडिया इज़ चेंजिंग, ऑल्दो इंडिया इज़ चेंजिंग, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी इंडिया की जो पॉलिसीज़ है वो चेंज हो रही है ईयू के फ्यूचर को लेकर, बिकॉज ईयू एक इमर्जिंग बहुत ही तेज़ी से इमर्ज कर रहा है। मे बी आगे वाले टाइम में कहाँ पर हो उसका पता नहीं है। सो नो FTA बिटवीन इंडिया एंड ईयू। अभी तो इंडिया एंड ईयू के बीच में कोई FTA वगैरह नहीं हुए हैं, बट इन फ्यूचर हो जाते हैं तो बेटर होंगे दोनों कंट्रीज़ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिप्सन ट्रीटी। लिप्सन ट्रीटी इन 2007, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। इंट्रोड्यूस्ड क्वालिफाइड मेजॉरिटी। लिप्सन ट्रीटी बिटवीन द ईयू मेंबर्स हुआ था, और इसके साथ ही क्वालिफाइड मेजॉरिटी ईयू में इस्टेब्लिश करी गई थी। बिकॉज क्या हो रहा था इससे पहले कि कंसेंसस के बेसिस पे यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते थे वो कंसेंसस के बेसिस पर लिए जाते थे, बट आफ्टर दैट ये आ गया क्वालिफाइड मेजॉरिटी आ गई है, अब इसके बेसिस पर लिए जाएंगे। इंक्रीज पावर ऑफ ईयू पार्लियामेंट। इससे क्या होगा कि ईयू का जो पार्लियामेंट है उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, और वो जो भी लेजिस्लेशन वगैरह पास करना चाहेगा वो कर सकता है। ब्रेक्सिट क्या है? ब्रेक्सिट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज जो यूके है
ये निकल चुका है ईयू से, जैसा कि हम शायद आपको याद होगा 2016 में ऐसे न्यूज़ एवरीडे हेडलाइंस हुआ करती थी हमारे न्यूज़पेपर की। सो 2016 में क्या हुआ था कि यूके ने एक रेफरेंडम हेल्ड करा अपनी कंट्री में, और उसमें क्या हुआ कि जो नेशन है, जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने वोट करा कि हम चाहते हैं कि यूके जो है वो निकल जाए ईयू से। एंड ये क्या फॉर्म हो गया, ये एक ब्रेक्सिट टाइप का फॉर्म हो गया। जो यूके है वो निकला और ब्रेक्सिट फॉर्म करा। उस टाइम पर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, दैट वाज डेविड कैमरॉन, उन्होंने ये सारी चीज़ें होने के बाद इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो जिसे बोलते हैं एक क्राइसिस में चला गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था यूके एक इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था, और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कई सारे राइट्स भी हो रहे थे अलग अलग जगहों पर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने बोला कि मैं ये जो टाइम चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही है, उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी एक नाकामी है। दैट्स वाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया था डेविड कैमरॉन ने। नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ईयू कैसे चैलेंजेस को अपने मैनेज कर सकता है, ये सारी चीज़ें। अनसर्टेन बिकॉज ऑफ चैलेंजेस, ईयू का जो फ्यूचर है उसे हम बोल सकते हैं दैट इज अनसर्टेन बिकॉज ऑफ उसके जो चैलेंजेस हैं। एवर क्लोजर यूनियन, मोर क्लोजर इंटीग्रेशन, जहाँ पर जितने ज़्यादा क्लोजर यूनियंस होंगे, लाइक जो 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे वो काफ़ी क्लोजर यूनियंस थे एक साथ, वो तब उनका जो इंटीग्रेशन था वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। बट अभी जो ये कंट्रीज़ आते जा रहे हैं, इसमें कई सारे कंट्रीज़ हैं जो यूएस ब्लॉक के हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि जो इनका डीपनिंग हो रहा था उसमें एक थोड़ा रिटार्ड सा हो गया, थोड़ा धीमा सा हो गया। एंड ईयू शुड गो फॉर मल्टी स्पीड मॉडल। अभी जो उसमें से यूके भी निकल चुका है, ब्रेक्सिट का फॉर्मेशन हो चुका है, थोड़ा टूट रहा है, दैट्स वाई उसको थोड़ा मल्टी स्पीड में आना होगा, वरना वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। प्रेजेंटली सेड, अभी ऐसा बोला जाता है ईयू के बारे में, दैट ईयू इज़ नाउ फोर्स टू मूव इन मल्टी ट्रैक मॉडल। ईयू को फोर्स करा जा रहा है कि वो मल्टी ट्रैक मॉडल पे चले, बट वो अभी एबल ही नहीं है कि खुद को इतना बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके, मतलब बेटर तरीके से चल सके। ऐसा वो इस हालत में ही नहीं है, बिकॉज ऐसे उसमें कंट्रीज़ हैं कि जो उसको खोखला करते हुए जा रही हैं। डेनमार्क जैसी कंट्रीज़ जो कि यूएस को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, वो उसको खोखला करते हुए जा रही हैं। आफ्टर दैट दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो ईयू के बारे में हमें कुछ इतना ही पढ़ना था। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एग्जाम से रिलेटेड वो मैंने सारी आपको कंसाइज फॉर्म में दे दी हैं। एंड फॉर पीडीएफ आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस वॉज ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।